powered by Zepe. तो मनी की आप ये कह रहे हैं कि जरूरत, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही है, मेरा अगला सवाल है कि मनी की जरूरत इंसान को क्यों पड़ी? देखिए, एक बात समझिए, इंसान की जरूरतों के बारे में कहा जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, पर जरूरतें जो होती हैं वो सारी आप खुद नहीं पूरी करते, आपकी जरूरतें और लोग पूरी करते हैं। अब अगर जरूरतें और लोग पूरी करेंगे तो इसका मतलब है आपको उनके लिए कुछ पैदा करना है जिसके साथ आप एक्सचेंज कर सकें। इसका मतलब ये है कि मनी जैसे ही इंसानियत ने पैदा की, उनको समझ में आ गया कि ये तो एक्सचेंज का एक तरह से फ्यूल है, पेट्रोल है, कि जैसे जैसे मनी का इस्तेमाल बढ़ेगा लोगों के बीच में एक्सचेंज रिलेशनशिप फैलता जाएगा। जो गांव से शुरू हुआ वो कस्बे तक जाएगा, जो कस्बे से शुरू हुआ वो शहर तक जाएगा, जो शहर तक शुरू हुआ वो बड़े बड़े साम्राज्यों तक जाएगा। क्योंकि मनी आने से इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ी और उससे लोगों की खुशहाली बढ़ी। तो क्योंकि मनी खुशहाली के लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए मनी का होना इंसानियत के लिए एक बहुत ही जरूरी सच बन गया। तो सर, अगर हम बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इंसान की जरूरत थी कुछ चीजों को एक्सचेंज करने की। मतलब किसी के पास चावल थे, किसी के पास चीनी थी, या किसी के पास कुछ और चीज थी, तो वो उस चीज को वो पहले बार्टर सिस्टम से शुरुआत हुई। फिर वो चीज जब बड़ा रूप लेती गई, या एक आदमी को अगर दूसरे शहर से दूसरे शहर में जाना है तो वो बार बार अपने चावल का कट्टा अपने ऊपर तो लेके जाएगा नहीं, तो उसने कुछ किसी तरीके का वहां से वो आप कह रहे हैं कि इवॉल्व होना शुरू हुआ, आदमी की एक्सचेंज की जरूरत की वजह से करेंसी पैदा हुई। क्या यही माना जाए? हाँ, नो डाउट अबाउट दैट। इसको मैं थोड़ा सा और इसके साथ एक और चीज जोड़ दूं कि जैसे ही मनी एक्सचेंज एक छोटी कम्युनिटी, एक गांव की कम्युनिटी से बढ़ के शहर और साम्राज्य की के स्तर तक गया, तो मनी और बही खाता, इन दोनों के बीच में एक स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत थी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके गांव के अंदर मान लीजिए तांबे का पैसा चलता है और दूसरे गांव में अगर चांदी का पैसा चलता है, तो दोनों में कहीं ना कहीं या तो एक्सचेंज रिलेशनशिप आए या कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन आए। और कितने भार के तांबे का सिक्के का एक्स दाम होगा और कितने भार का दाम वाई होगा, किस किस्म का, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है। दूसरा, बही खाता, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज को किस करेंसी के अंदर लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, कौन उसको लिखेगा, ये सारी चीजों के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर होता है। तो मनी और लेजर की जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई वैसे वैसे उसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत भी बढ़ी, और यहां पर शुरू हुआ एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर जैसे ही स्टैंडर्ड सेटिंग एजेंसीज को एहसास हुआ कि भाई बही खाता तो लोग 3 महीने बाद ही चेक करते हैं, पर मनी तो हर रोज एक एक दिन में हर घंटे बाद चाहिए, तो उनको समझ में आ गया कि मनी बही खाते से ज्यादा पावरफुल हो गई। तो जो मनी को बना सकता था, जो मनी को स्टैंडर्डाइज कर सकता था, वो धीरे धीरे उस समाज के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल होना शुरू हो गया। इसीलिए राजा लोग या जो सम्राट लोग थे उस सिस्टम्स के अंदर बहुत ही पावरफुल होना शुरू हो गए। और ऐसा भी कहा, आपने सुना होगा कि डिवाइन लॉ, राजा ने जो कह दिया वो अंतिम कानून माना जाता था। ये सब इसलिए था क्योंकि लोगों ने बहुत गहरे में ये फैसला कर लिया था कि मनी की जरूरत है और मनी के स्टैंडर्डाइजेशन की भी जरूरत है, और ये काम एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी ही कर सकती है। तो इसलिए
पूरा का पूरा सिस्टम ना चाहते हुए भी एक सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो राजा एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी बना। राजा को देखते देखते उसके आसपास बहुत सारी ट्रेड बॉडीज, बहुत सारी कॉमर्स बॉडीज, बहुत सारी फाइनेंशियल बॉडीज, बैंकिंग बॉडीज, एजुकेशनल बॉडीज, मार्केट कमेटीज, ये सारी की सारी एक तरह से दूसरी सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस विकसित होनी शुरू हो गई। राइट, राइट।